ये मात्र 13 वर्ष की आयु में ही 13 लैंग्वेज सीख गए थे, यानी कि भारत की 13 भाषाओं का ज्ञान इनको मात्र 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। हाय, मैं संदीप पांडे। आज मैं भारत माता के एक ऐसे लाल की बात करूंगा जिसे आप सब शायद जानते होंगे और कुछ लोग इसमें से नहीं भी जानते होंगे। आज मैं उसकी बात करूंगा जिसका जीवन संघर्ष और बलिदान सुनकर शायद आपकी भी आत्मा कांप जाए। और एक बात कह रहा हूं, आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप में हिम्मत है तो अंत तक आप अपने आप को रोने से रोक के दिखाइएगा। आज मैं बात करूंगा छत्रपति संभाजी महाराज की। आप सब छत्रपति शिवाजी महाराज को तो जानते ही होंगे, लगभग भारत के रहने वाले सभी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को जरूर जानते होंगे। और आज मैं जिनकी बात कर रहा हूं, ये उनके ज्येष्ठ पुत्र की मैं बात कर रहा हूं, छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनका जन्म 1657 में हुआ था, जिनके जीवन में बचपन से लेकर मृत्यु तक केवल संघर्ष ही संघर्ष चला है। जब इनकी 2 वर्ष की आयु थी उस समय इनकी माता जी का देहांत हो गया था और देहांत के उपरांत इनकी जो दादी हैं, जीजाबाई नाम था उनका, और जीजाबाई ये दरअसल इनकी दादी लगती हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज की माता श्री हैं। उन्होंने इनका लालन पालन किया और बहुत अच्छे तरीके से इनका देखभाल किया। संभाजी महाराज ये एक अद्भुत बालक थे, इतने अद्भुत बालक थे कि आप सबको पता होगा, ये मात्र 13 वर्ष की आयु में ही 13 लैंग्वेज सीख गए थे, यानी कि भारत की 13 भाषाओं का ज्ञान इनको मात्र 13 वर्ष की उम्र में हो गया था, जिसमें से संस्कृत रीजनल लैंग्वेज, साउथ इंडियन भाषा, मुगलों की भाषा, अंग्रेजी, पुर्तगाली लैंग्वेज तथा दक्खन की भाषा शामिल है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये अपनी छोटी सी ही आयु में स्वयं शास्त्र को लिख डाले थे। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं शास्त्र पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शास्त्र लिखने की बात कर रहा हूं, जो कि अपनी छोटी सी आयु में स्वयं शास्त्र को लिख डाले थे छत्रपति संभाजी महाराज। बुद्धिभूषण और नक्सिका जैसे शास्त्रों में ये अपने रायगढ़ और कई किलों का भी उल्लेख करते हैं। मतलब कि ये जो अपना शास्त्र लिखे उसमें से अपने किले यानी रायगढ़ और जो भी आसपास के किले हैं उसका भी वर्णन उस शास्त्र में किया गया है, तथा उन्हीं शास्त्रों में भगवान गणपति का बहुत ही सुंदर गुणगान भी किया है। अब मैं आपको बता दूं कि बॉडी बिल्डिंग, तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी के ये बहुत ही शौकीन थे और इन सभी कार्यों में ये पूर्ण तरीके से पारंगत थे। बॉडी बिल्डिंग, तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी में इनका कोई भी सानी नहीं था। आप अगर ध्यान दें तो ये एक बहुत ही अद्भुत बात है कि जो बच्चा शास्त्र पकड़ लेता है वो शस्त्र भूल जाता है और जो शस्त्र पकड़ लेता है वो शास्त्र भूल जाता है। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज एक अद्भुत बालक होने के कारण इनके अंदर ये दोनों चीज विद्यमान थी। शस्त्र भी था इनके पास और शास्त्र का भी ज्ञान था इनके पास। और इससे हुआ क्या? इससे फायदा ये हुआ कि छत्रपति संभाजी महाराज की बुद्धि भी बढ़ी और इनका बल भी बढ़ा। उसी समय अपनी 60 किलो की तलवार लेके और ये निकलते थे अपने रण के लिए। आप सोच के देखिए कि एक 16 साल का बच्चा 60 किलो की तलवार घोड़े पर सवार और निडर होकर जो चलता था वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। अपनी मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने पहला युद्ध जीता था जो कि रामनगर का किला था। रामनगर पर आक्रमण करने के बाद ये बहुत ही पारंगत और बहुत ही आराम से रामनगर को ये जीत लेते हैं। लगभग बचपन में सभी बालक ये चाहते हैं कि उनके माता पिता उनके साथ समय बिताएं, लेकिन आप सबको इस अद्भुत बालक की एक और कहानी मैं आपको बताता हूं कि जब ये मात्र 9 साल के थे, उस 9 साल की उम्र में इनके पिताजी बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं कि चलो साथ में आगरा चलना है। आप सोच के देखिए कि 9 साल की उम्र में घोड़े पे सवार होकर और ये 1250 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं घोड़े पर और पहुंच जाते हैं आगरा किले में। आगरा पहुंचने के बाद ये आते हैं औरंगजेब के महल में। औरंगजेब से पहला इनका सामना होता है आगरा के किला में, जहां पे छत्रपति संभाजी महाराज तथा उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर उपस्थित होते हैं। यह 9 साल का बालक
उस समय क्या देखता है, वो देखता है कि पहले तो उसके पिता का अपमान किया जाता है भरे दरबार में, और अपमान करने के बाद इन दोनों को कारागृह यानी कि जेल में डाल दिया जाता है। ये 9 साल का बच्चा उस समय थोड़ा सा भी घबराता नहीं है, और वो ये सोचता है, उस विपरीत परिस्थिति में भी ये बालक ये सोचता है कि यहां से निकले कैसे और अपने पिता को यहां से कैसे निकालें। वो घबराता नहीं है छोटा सा बालक। आगे चल के होता यह है कि सबसे पहले तो उस बालक ने अपने आप को नहीं, अपने पिता को उस कारागार से निकालता है, और फिर कुछ दिन जैसे ही बीतते हैं वो बालक सबसे पहले अपने को भी निकालता है फिर वहां से। और निकलने के बाद सोच के देखिए कि वो 10 साल का बालक, और आगरा से वो पहुंच जाता है कहां, रायगढ़। उसके बाद होता यह है कि जब उनकी उम्र 10 साल की होती है तब उनको भेज दिया जाता है आमेर के राजा के पास। आमेर के राजा के पास इसलिए भेजा जाता है कि वहां जाकर ये शास्त्र नीति, शस्त्र नीति, राज्य चलाने की स्ट्रेटजी कैसी होती है या राज्य कैसे चलाया जाता है, इस सब की जानकारी के लिए उनको आमेर भेज दिया जाता है। आप सबको लगभग एक चीज तो पता ही होगा कि जितने भी राज्य होते हैं या जितने भी राजा होते हैं या जितने भी शासक होते हैं, उनका खुद का एक मंत्रिमंडल होता है, और उस मंत्रिमंडल में बहुत ही विद्वान और बहुत ही जानकार सलाहकार होते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त के पास चाणक्य जैसे सलाहकार होते थे, उसी तरीके से अकबर के साथ आपने सुना ही होगा कि उनके 9 रत्न हुआ करते थे मंत्रिमंडल में, जिसमें से बीरबल भी शामिल थे। उसी तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के पास उज्जैन के कवि को अपना सलाहकार बनाया था, जिनका नाम था कवि कलश। कलश इनके बहुत ही अच्छे सलाहकार यानी कि बहुत ही अच्छे एडवाइजर थे, और कवि कलश जो हैं वो अपने कविताओं के माध्यम से इनकी विचारधारा को तैयार किया करते थे। पिता अभी युद्ध में व्यस्त थे, तो ये अपनी 19 साल की उम्र में अपने रायगढ़ के किले को संभालने लगे थे, यानी कि देख रेख में अपनी नियंत्रण में रायगढ़ को ले लिया था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज अक्सर मुगलों के साथ युद्ध करते रहते थे। जब इनकी 23 साल की उम्र थी, मतलब कि 1681 में इनके पिता यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत होता है, और वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत होने के उपरांत यह बच्चा 1 मिनट भी देर नहीं करता है। वो एक ऐसा बंदा था जो कि 1 मिनट भी देरी नहीं किया, और वो तत्काल तैयार होता है फिर से मुगलों से रण करने के लिए। तुरंत तैयारी करने के बाद होता क्या है, औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा किला, क्योंकि इसके पास धन की कमी थी, मतलब कि छत्रपति संभाजी महाराज के पास धन की कमी थी, तो इन्होंने क्या किया कि औरंगाबाद को ये लूटने का प्लान बनाए। क्योंकि उसमें होना यह था कि अगर ये औरंगाबाद को सफलतापूर्वक लूट लेते हैं तो इनका धन बढ़ेगा और औरंगजेब का धन घटेगा। औरंगाबाद के इस बड़ी लूट और हार से औरंगजेब को बहुत ही ज्यादा परेशानी हुआ, और वो तिलमिला उठा था। उसको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक 23 साल का बच्चा इतना बड़ा कांड कर सकता है। इनका जो बहुत ही विश्वसनीय सेनापति था यानी हुसैन अली खान को ये 20,000 की सैनिक टुकड़ी लेके और मराठाओं पे युद्ध करने के लिए भेज देता है। उस समय ये हुसैन अली बोलता है कि मैं 2-3 दिन में छत्रपति संभाजी महाराज को आपके सामने पकड़ के लाऊंगा, या तो उनको मैं मार डालूंगा। आप सबको पता होगा हुसैन अली जब दक्खन के लिए प्रवेश करता है, दक्खन भाषा जो है वो साउथ इंडिया के लिए बोला जाता था। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा कि दक्खन में कितना एरिया आता था। तो जब हुसैन अली जाता है तो आप सबको पता होना चाहिए कि 2-3 दिन तो छोड़िए, छत्रपति संभाजी महाराज ने उसको साल भर घुमाया। वो घूमता रहा, चक्कर काटता रहा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को वो टच भी नहीं कर पाया था। छत्रपति संभाजी की जो लीडरशिप थी वो इतनी विशाल थी और इतना मोटिवेट वो करते थे कि इस मोटिवेशन से जितने भी मराठा थे एक बकवा छत्र के तले आके खड़े हुए और सभी ने लड़ने का निश्चय कर लिया। हुसैन अली लगभग 4-5 बार छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर अटैक किया, जिसमें से 1680, 1681, 1682 एवं 1683 में वो अटैक किया लगभग 4 साल। ये अटैक लगभग निरंतर जारी रहा, लेकिन आप सबको जान के ये हैरानी होगी
कि मुगल एक बार भी विजयी नहीं हुए, इस रण को एक बार भी जीत नहीं पाए। ये थी छत्रपति संभाजी महाराज की लीडरशिप। आप सबको बता दूं कि इस अकेले भारत देश में एक अकेला छत्रपति संभाजी महाराज ही थे जो अपनी 9 वर्ष में लगभग 121 युद्ध को लड़े थे और एक भी युद्ध में ये पराजित नहीं हुए थे। ये थे छत्रपति संभाजी महाराज, एक भी युद्ध में वो पराजित नहीं हुए थे। इसमें होता यह है कि औरंगजेब तो ये सोचता है कि नॉर्थ इंडिया तो हम जीत ही चुके हैं, यानी उत्तर भारत पे लगभग पूरा मुगलों का साम्राज्य हो चुका था। वो ये सोचा कि क्यों ना हम दक्खन में भी यानी दक्षिण में भी अपना साम्राज्य स्थापित करें, और इसी ख्वाहिश में वो अपनी सेना को निरंतर दक्षिण के लिए भेजता रहा, जिसको दक्खन उस समय बोला जाता था। दक्खन में आपका आ जाता था केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, हैदराबाद, ये सब दक्खन का इलाका आता था। ठीक है, तो हुआ ऐसा कि उसने जो औरंगजेब था ना, उसने सोचा कि नॉर्थ इंडिया से तो हम भेजेंगे यहां से सैनिक, लेकिन अगर दक्षिण से भी हमको कोई सपोर्ट मिल जाता तो हम दोनों साइड से मराठाओं को घेर सकते हैं। औरंगजेब करता क्या है कि वो गोवा जाके एक संधि करता है पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से यह संधि करता है कि हम अपनी कुछ सेना समुद्री मार्ग से भेजेंगे जो कि आके और मराठाओं को घेरेगी। ये जैसे ही बात पता चलता है छत्रपति संभाजी महाराज को, वो सबसे पहले अटैक करते हैं पुर्तगालियों को, और पुर्तगालियों को ऐसा धोते हैं मार मार के कि ऐसी की तैसी कर देते हैं। जब पुर्तगालियों को दौड़ा दौड़ा कर इन्होंने मारा, फिर वापस आके ये युद्ध की तैयारी करने लगे। संभाजी महाराज की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी ना, वो मुगलों को 9 साल तक दक्खन में घुमा घुमा के रखा। 9 साल तक केवल घुमाते रहे और किसी को पता भी नहीं चला, और एक भी युद्ध में विजयी नहीं हुआ औरंगजेब। इस घुमाने से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ पता है? ये जो 9 साल घूमता रहा औरंगजेब, जो 9 साल तक औरंगजेब घूमता रहा और औरंगजेब की सेना घूमती रही, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ पता है? उसका फायदा यह हुआ कि उत्तर में बैठा हुआ औरंगजेब परेशान होके और बिलबिलाहट में वो दक्षिण में जाके रहने लगा। उत्तर भारत अभी छोड़ दिया है, वो दक्षिण में जाके रहने लगा। और इसी मौके का फायदा उठा के, क्योंकि 9 साल की अवधि बड़ा होता है, तो जितने भी हिंदू साम्राज्य थे, जितने भी राष्ट्रीय चेतना वाले राजा थे, वो धीरे धीरे पनपते गए। कहां मुगलों की 8 लाख की सेना, कहां मराठाओं की केवल 20,000 की सेना टुकड़ी। उस 8 लाख की सेना को 20,000 मराठा योद्धा 9 साल तक घुमाते रहे। और इस बीच जितनी भी स्वदेशी ताकतें थी, जो स्वदेशी ताकत वाले राजा थे, जो अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करना चाहते थे, मुगलों से मुक्त करना चाहते थे, वो सभी उभरने लगे थे। जैसे कि पंजाब हो गया, बुंदेलखंड हो गया, और कई सारे राजा थे जो कि पनपते थे उस समय। ठीक है, अब यहां पे आगे देखिए कि 9 साल घूमने की वजह से उधर तो मुगल कमजोर हो रहे हैं, लेकिन यहां पे स्वदेशी ताकतें मजबूत हो रही हैं। अब हम आपको बताते हैं इनके बुद्धि कितनी तेज थी, विद्वत्ता कैसी थी। आप सोच के देखिए कि छोटी सी एक सेना टुकड़ी होने के कारण अपने महाराष्ट्र में जितने भी मोची थे और जितने भी दर्जी थे, उनसे बोले कि काम करो, तुम लोग पेड़ से रबड़ निकालो और उस रबड़ का कपड़ा बनाओ, क्योंकि रबड़ का जो कपड़ा होता है वो जल्दी जलता नहीं है। उन्होंने कहा रबड़ का कपड़ा बनाओ और लकड़ी से तीर बनाओ तुम लोग। होगा क्या कि तीर के आगे रबड़ का कपड़ा लगाओ और एक साइड में तेल लगाओ और एक साइड में बारूद लगाओ। अब होगा क्या कि तीर छोड़ोगे जहां पे, तो वो रबड़ का कपड़ा है तो जल्दी जलेगा नहीं, लेकिन वो जहां पर टकराएगा, जिस लक्ष्य पर भेजा जाएगा, वो जब टकराएगा तो वहां पर क्या होगा कि बारूद फैलेगा और आग के संपर्क में आते ही वहां पर विस्फोट होगा। इस तरीके, क्योंकि संसाधन कम है, लेकिन वो दिमाग से युद्ध जीतते थे। दक्खन एक ऐसा जगह है जहां पर सबसे पहले गोरिल्ला वार की टेक्निक आई थी। वहां पर सिर्फ वहां का लोकल इंसान ही जानता था कि हमें कहां जाना है और कैसे जाना है। दूसरा व्यक्ति वहां पर सफल नहीं हो सकता है। यही वजह था कि औरंगजेब और औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना टुकड़ी को 9 साल तक संभाजी महाराज घुमाते रहे थे। ये था इनके बुद्धिमत्ता और ये था इनके बहादुरी का परिचय। आगे और ध्यान से सुनिए। औरंगजेब को संभाजी महाराज 9 साल तक लगातार मारते रहे। फिर लास्ट में औरंगजेब ये सोचता है कि इस लड़के को हम पराजित तो कर नहीं सकते, ये एक अद्भुत राजा है,
एक अद्भुत योद्धा है, इसको हम पराजित नहीं कर सकते। तो वो दूसरा दिमाग लगाता है। दूसरा दिमाग ये लगाता है कि इसके किसी खास व्यक्ति को हम पकड़ें, उससे हाथ मिलाएं और ये पता करें कि वो सोचता क्या है, वो करेगा क्या और रहेगा कहां और रहता कहां है। इसी बीच होता क्या है कि छत्रपति संभाजी महाराज के साले उनको ये मिला लेता है, जो कि इनके सगे साले थे, तथा उसी बीच इनके जो साले थे वो इनके एक सीक्रेट मीटिंग की जानकारी देते हैं। उनका नाम था गनोजी सिरके। तो गनोजी सिरके ने ही सबसे पहले गद्दारी किया था और उन्होंने बताया कि इस समय एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है जो कि संगमेश्वर में होने वाली है। तो संगमेश्वर का एक सीक्रेट रास्ता भी सबसे पहले इनके साले ने ही बताया था, यानी गनोजी सिरके ने था। इस कारण ही एक धोखेबाजी और धूर्तता के साथ संगमेश्वर में को धोखे से बंदी बनाया गया। आप सोच के देखिए कि जिस राजा को 8 लाख की फौज नहीं बंदी बना सकी, उसके खुद के लोगों से धोखा मिलने के कारण वो एक छोटी सी सेना टुकड़ी से ही बंदी बन जाता है। अभी कलश और संभाजी महाराज को चोरी से बंदी बनाया गया। उस समय औरंगजेब बहुत ही खुन्नस खाया हुआ था, अंदर से लेके बाहर तक खिसियाया हुआ था पूरा। अभी कलश और छत्रपति संभाजी महाराज को ऊंट से उल्टा टांग दिया गया और पूरे शहर में उनको घुमाया गया और उनको मारा पीटा गया। उसके बाद ये छत्रपति संभाजी महाराज के सामने अपनी 3 शर्तें रखता है। पहला शर्त उनका यह था कि मराठा साम्राज्य हमारे हवाले कर दो और जो तुमने सोना लूटा है, जो हमारा राज्य लूटा है, वो माल खजाना कहां छुपा के रखे हो वो मुझे बता दो। और तीसरा था कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, मतलब तुम इस्लाम कबूल कर लो। उसने कहा ये 3 चीजें अगर तुम मान लेते हो तो आज से ही और अभी से ही तुमको मुक्त कर दिया जाएगा। उसने कहा तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें एक बड़ा शासक बना दूंगा और तुम्हें ताकतवर बना दूंगा। उस समय छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में जरा सा भी डर नहीं था, जरा सा भी तकलीफ नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं 1000 बार भी मरूंगा, अगली बार फिर मैं पैदा होऊंगा और हिंदू धर्म में ही पैदा होऊंगा। गुस्से में औरंगजेब उनकी जो है नाखून निकलवा देता था। गुस्से में उनके आंखों में जलता हुआ एक रॉड यानी सरिया डाल दिया गया, उनकी आंखें फोड़ दी गई। फिर भी वो डेली आता है, हर शाम को आता और वो पूछता कि क्या हमारी ये 3 शर्तें तुम्हें मंजूर है। छत्रपति संभाजी बार बार जगदम्ब नाम लेते थे केवल, और जगदम्ब बोलते हुए वो हमेशा नकारते रहे। उसके बाद उनको ऐसी यातनाएं दी गई, इतनी कड़ी यातनाएं दी गई, उनका हाथ काट डाला गया, धीरे धीरे पैर काट डाला, उनको कई खंड में काटा गया। अंतिम में आप सबको ये पता होगा कि उनके शरीर की चमड़ी तक निकाल लिया गया था पूरा। लेकिन ये 3 चीजें उन्होंने कभी नहीं स्वीकार किया। और थक हार के औरंगजेब ने यह कहा था कि हमारे कुल खानदान या हमारे मुगल में एक भी ऐसा बंदा क्यों नहीं पैदा होता जो छत्रपति संभाजी महाराज की तरह हो। उसने कहा था अगर छत्रपति संभाजी महाराज की तरह हमारा एक भी बेटा हो जाता, मैं इस पूरी दुनिया को इस्लामिक बना देता और पूरी दुनिया को अपने कदमों के नीचे झुका देता। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। फ्रेंड, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।